ये चैप्टर। एक बार आप हाइड्रोकार्बन का भी बता दोगे, मुझे याद नहीं रहते सारे प्रोसेस। मतलब कैसे वाला प्रोसेस, क्वेश्चन? यस मैम, अगर Na डाईथर दे दिया तो कभी कभी भूल जाती हूँ। अच्छा, मतलब डोंट वरी, मैं करा दूंगी आप लोग। अपा अपने पास जैसे थोड़ा आपा को टाइम मिलता है ना, तो वो भी कर लेंगे, क्योंकि हाइड्रोकार्बन छोटा चैप्टर है ना। इसके लिए मैं एक चीज बताती हूँ तुम्हें सुहानी, तुम ना नोट्स को ना बार बार रिवाइज करो। मतलब क्वेश्चन मत लगाओ अभी कोई, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने शायद 150 क्वेश्चन लगवा दिए हाइड्रोकार्बन के। तो तुम सिर्फ ना डेली बेसिस पे उसको रिवाइज करो, क्योंकि आई थिंक नोट्स बहुत ज्यादा हैं उसके हाइड्रोकार्बन के, और क्वेश्चंस भी बहुत ज्यादा हैं। तो डेली बेसिस पे आप देख लो कि कितने लेक्चर्स करने हैं मैम के, उसको बार बार मतलब उसको रिवाइज करते रहो। जैसे मान लो तुम सपोज एक स्लाइड तुमने जो मैंने शेयर की हुई है वो देख ली, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे तुम नेक्स्ट लेक्चर देख रही हो, तो नेक्स्ट लेक्चर पे जाने से पहले वो पहले वाला रिवाइज कर लेना, और उससे रिलेटेड जो मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आई थिंक होमवर्क में भी दिए हुए हैं, क्लास में भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे करके ना जैसे जैसे तुम आगे जाते जाओगे ना, पीछे वाला भी रिवाइज करते हुए चलना, तब कोई नया आप लेक्चर उठाना। तो हाइड्रोकार्बन को सबसे अच्छा करने का तरीका ही यही है, फ्रिक्वेंटली रिवीजन करो। जो क्लास नोट्स है वो मोर देन सफिशिएंट है, उससे एक भी नंबर तुम्हारा नीट मतलब नीट में एक भी नंबर उससे बाहर नहीं जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब है उसमें से जो भी मैंने नोट्स बनवाए हैं उसके, ठीक है। हाँ देखो, हाइड्रोकार्बन में थोड़ा सा डिफिकल्टी आएगी बच्चों आप लोगों को, क्योंकि ऑर्गेनिक पढ़ रहे हो। तो मेक श्योर कि जीओसी आप लोगों ने देखी हो, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में कहीं कहीं जगह है ना आप लोगों का जीओसी यूज हो रहा है। तो वो चीज ध्यान रखना, नोट्स रिवाइज करने बार बार करने पड़ेंगे लक्ष्य। कितनी बार किए? 5 बार किए हाइड्रोकार्बन के नोट्स रिवाइज? 5 से 6 बार। हाँ तो अभी करो उसको। पूरा नोट्स रिवाइज नहीं होता, कोई कोई टॉपिक टॉपिक पे रिवाइज होता है। आप लोग नोट्स रिवाइज करो पूरे, ठीक है। पहले तो मुझे पता है आप लोगों ने बहुत सीरियसली लिया था हाइड्रोकार्बन को जब मैं करा रही थी, उसके बाद आप लोगों ने छोड़ दिया होगा। तो वो ऑर्गेनिक छोड़ने की नहीं है, अगर आपने उसको छोड़ दिया वो भी छोड़ देगी तुम लोगों को, मैं बता दे रही हूँ, है ना। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा सा, क्योंकि अभी की ऑर्गेनिक कर लोगे ना तो 12th में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। तो जो बच्चे ज्वाइन कर गए हैं, देखो बेसिकली आप लोगों ने बोला था केमिकल बॉन्डिंग का, तो केमिकल बॉन्डिंग में बेसिकली आज मैंने ये 3 टॉपिक आप लोगों के सोचे हुए हैं करवाने को। एंड जो भी टॉपिक्स मैं लूंगी इसमें रिवीजन के लिए, तो समझ जाना हर किसी से कहीं ना कहीं तुम्हारे पीवाईक्यूज आए हुए हैं, मतलब क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक से। और पीवाईक्यूज देखोगे तो तुम्हें भर भर के मिलेंगे वीसीपीआर थ्योरी पे और हाइब्रिडाइजेशन पे। तो आज हमारा यही है फजान्स रूल, वीएससीपीआर, हाइब्रिडाइजेशन, जो जो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बताते हुए चलूंगी, और साथ ही साथ आपको इसके क्या करते रहना है, क्वेश्चंस लगाते हुए चलना मेरे साथ साथ, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस लाई हूं मैं, नीट के भी लाई हूँ, जेई के भी लाई हूँ, ठीक है। क्योंकि जो चैप्टर बेटा इजी होते हैं हम ट्राई करेंगे वो जेई के भी क्वेश्चन उसके हम लगा लें। अगर तुम लोगों को याद हो, जब मैं इस चैप्टर की रिवीजन जब 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 अपनी पहले भी रिवीजन क्लास होती थी, तो मैंने इसके पूरे जेई के सोल्व करवाए थे। अभी तो तुम लोग भूल गए होगे, बट कोई बात नहीं, दोबारा भी आएंगे इसमें क्वेश्चंस। और एक बार वेटेज देख लो बेटा इस चैप्टर की, तुम लोगों को पता चल जाएगा। 2023 में 4 क्वेश्चन आए थे इससे, 22 में 2, 21 में 3, देख पा रहे हो, मतलब बहुत ही वो बोलते हैं ना हाईली इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो इस बार भी 2024 में मुझे उम्मीद है कि 4 क्वेश्चन आएंगे, 2025 में देखते हैं, इतना ही रहने वाला है, 3-4 3-4, नहीं 6 तक तो नहीं पहुंचाएगा वो, 4 या 5। क्योंकि सिलेबस डिलीट भी तो हो गया। हाँ सिलेबस डिलीट हो गया, लेकिन 2023 में ना देखो, अभी तक 4 2019 में आए थे, उसके बाद उसने 2023 में 4 क्वेश्चन पूछ लिए। और एक्चुअली में ना वैसे तो 3 क्वेश्चन ही थे इससे 2023 में, वो जो एक और ऐड किया हुआ है ना, वो तुम्हें याद है जो मैंने स्टेट्स ऑफ मैटर में तुम लोगों को वो पढ़ाया था, सबसे पहले क्लास थी अपनी वंडरवॉल फोर्सेस पे। तो वो जनरली जो एग्जामिनर है वो उसको केमिकल बॉन्डिंग में कंसिडर कर लेता है, तो उसको काउंट करके वो 4 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, ओके। हाँ जी,
थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से, न्यूमेरिकल तो आते ही नहीं, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर तुम्हें पता ही है, थर्मो और वो है। ठीक है, तो आगे चलने से पहले आप लोग मुझे ये फटाफट ये 3 क्वेश्चंस करके दिखाइए, फिर मैं आगे चलती हूँ बेटा। ये 3 क्वेश्चन है। विच कंपाउंड स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब CO2, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर बताना है, थर्ड वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड्स। करो, मैं जब तक एक बार रिमाइंडर डाल देती हूँ। कोई ऐसा भी स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम क्लास ले रहा है मुझसे? कोई है ऐसा स्टूडेंट? अच्छा है भाई, कौन है? किसने दर्शन? अनमोल जायसवाल। ठीक है, आपकी फर्स्ट क्लास है बेटा, कौन से ग्रुप से हो आप? जी मैम। हाँ जी, G11? यस मैम, 11th क्लास। नहीं नहीं, ग्रेड 11 से हो, कौन से उससे हो, ग्रुप कौन से वाले ग्रुप में ऐड हो बेटा? मैम नीट। अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, ओके। हुआ ये क्वेश्चन हुए, 3 क्वेश्चन हुए बेटा। 2 हो गए। 2 हो गए, फर्स्ट वाला नहीं हुआ? हो गया। ठीक है, हाँ जी, बाकी स्टूडेंट्स हैंड रेस करो, 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास में, 39 सॉरी। हाँ, सुहानी का हो गया है, बाकी बच्चे चैप्टर करा दिए मैंने कल कंप्लीट। अब मुझे बताओ, फर्स्ट वाला नहीं हुआ? ठीक है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं देखा मतलब मेरा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है, अनम आप बताएंगी बेटा? यस मैम। बताओ। मैम ये ऑप्शन तो मुझसे भी नहीं हुआ। चलो छोड़ दो इसको, लीव, मैं बताती हूँ अभी। ये बताओ नीचे वाला। सेकंड वाले का सी था सी था, ओके। और मैम उसमें ए था, फोर्थ थर्ड में। थर्ड में था, ठीक है, मैं थर्ड पे आऊंगी एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर 3 ऑक्साइड्स? तो ये तो एम्फोटेरिक है तीनों के तीनों, है ना, लेड ऑक्साइड, टिन ऑक्साइड एंड जिंक का ऑक्साइड, ये आपका बेसिक ऑक्साइड है, तो ये आपका फर्स्ट वाला जो है करेक्ट होगा। क्वेश्चन 2 में सी आ रहा है क्या आप लोगों का? सी तो नहीं आना चाहिए मैम बच्चों। फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ आएगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होती है बेटा, अनम, तो आप सी नहीं लगाओगे, सेकंड का फोर्थ आएगा, थर्ड उसको काटा मारो। विच कंपाउंड स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब CO2? CO2 को कौन एब्जॉर्ब करता है? पोटेशियम ही तो करता है ना, याद करो। ये कहाँ पर आया था तुमने? तुम्हें वैसे तो ये इसका नहीं है क्वेश्चन, तुम्हारे बायो में पढ़ा था। अच्छा, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव एनालिसिस जब करा रही थी ना, तो वहां पे अपन ने देखा था, और ऐसा एक नीट में क्वेश्चन भी आया हुआ था तुम्हारा, मोल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था, उसमें KOH की पैलेट्स डाली थी, तो ऐसा कुछ था वहां पे क्वेश्चन में, तो ये चीजें मालूम होनी चाहिए छोटी छोटी। ठीक है, चलिए बेटा, ओके। जो आप वो यूज, चलो थोड़ा बता देती हूँ मैं। जो आप NaOH की पैलेट्स यूज करते हो ना, आपने देखा होगा लैब में, NaOH की पैलेट्स होती हैं, ऐसे व्हाइट कलर की होती हैं, जो ऐसे ऐसे छोटी छोटी, ठीक है, आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिलेगा लैब में। एक्चुअली क्या होता है ना, थोड़ा सा चलो मैं बता देती हूँ आप लोगों को। जैसे आप वो टाइट्रेशन वाले एक्सपेरिमेंट करते हो ना बच्चे, तो आपको ना टीचर बोलता है कि मान लो वो बोल रहा है कि NaOH का इतना मोलर सॉल्यूशन बना लो, है ना, मान लो वो बोला है कि 2 मोलर, आपके एग्जामिनर ने मतलब आपके टीचर ने बोला है 2 मोलर सॉल्यूशन बना लो 250 ml में। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग पहले वे करेंगे कि आपको NaOH की कितनी रिक्वायरमेंट है, ऐसी तो करते हो ना। जब तक NaOH का वे नहीं पता होगा तो कैसे बनाओगे 2 मोलर सॉल्यूशन इन 250 ml? तो आपको इसके अकॉर्डिंग मोलारिटी का फॉर्मूला पता है आपको, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन मास बाय मोलर मास करके आ जाता है, तो आप लोगों को मास पता चल जाएगा। तो जितना भी बेटा उसका मास आएगा जो आप वे करने जाओगे, उससे ज्यादा करते हैं। क्यों ज्यादा करते हैं? क्योंकि ये क्या है, NaOH की पैलेट जो है मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेती है, समझ रहे हो? तो ये CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से जितना आपको वे करना होता है उससे ज्यादा करते हो। तो चाहे वो NaOH ले रहे हो आप या KOH ले रहे हो,
ठीक है, ये रीजन होता है इसके पीछे, तो ये वाला करेक्ट होगा, विच कंपाउंड स्ट्रॉन्गली एब्जॉर्ब CO2 K2। ठीक है, चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा। विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। अब ध्यान से देखना, सेकेंड है ये, फर्स्ट नहीं पूछा है, आप लोगों को फर्स्ट वाली रटने की आदत होती है, ठीक है, सेकेंड पूछा है बेटा। थोड़ा सा क्लास में जल्दी आया करो, है ना। दिशा आ गई, ओके ओके, सही है। हाँ जी, करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकेंड आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन इन द फॉलोइंग। ये आपका जेई मेन में पूछा था, नीट में भी आ सकता है। हाँ जी, क्या लग रहा है बच्चों, चेतना क्या लग रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन एंड कार्बन। बाकी क्या बोल रहे हो, बाकी सब क्या आ रहा है क्या? यस मैम, फर्स्ट ही लग रहा है। मैम फर्स्ट। ओके, देखते हैं। देखो, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। एक बार इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो ना सबकी। ये 2s2 2p5 होता है, ये 2s2 2p4 होता है बेटा, ये 2s2 2p3 होता है, एंड ये होता है 2s2 2p2। ठीक है, तो अगर मान लो मैं इनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो ये 2s2 2p1 है ना। इसकी बात करूं तो ये 2s2 2p2 बेटा, और अगर इसकी बात करूं तो 2s2 2p3, और इसकी बात करूं तो 2s2 2p4। ठीक है, मतलब ये कब है, जब मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालू तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगी वो होगी। अब तुम देखो, सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन में से कहां से निकालोगे, P3 में, जो कि हाफ फिल्ड बन चुका है, और फ्लोरीन में से कहां से निकालोगे, P4 में से। तो किसमें से निकालना डिफिकल्ट होगा बेटा, ऑक्सीजन में से निकालना डिफिकल्ट होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, एंड फिर आपका सिंपल नाइट्रोजन का और फिर कार्बन का। तो यस, ए ऑप्शन करेक्ट होगा बेटा इसका। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ठीक है, चलो अब मेरी तरफ से आप लोगों का रिवाइज हो चुका है 11th क्लास में पीरियोडिक वाला। ठीक है, अब हम चलते हैं आपके केमिकल बॉन्डिंग पे। तो केमिकल बॉन्डिंग में देखो, सबसे पहले हम फजान्स रूल वाले PYQs करने वाले हैं। तो जो भी मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगी वो फजान्स वाले होंगे, फजान्स रूल वाला ही कॉन्सेप्ट होगा। जो सृष्टि तुमने मुझे भेजा था वो मैंने नोट डाउन कर लिया है। अभी अपना 3 दिन चलेगा, तो जैसे जैसे उसकी टर्न आती जाएगी वो भी मैं समझाते हुए चलूंगी। ठीक है जी, ओके मैम। ओके। तो फजान्स रूल में आप लोगों का पहला क्वेश्चन ये है, ध्यान से सोचना, मतलब ये एग्जैक्ट, हाँ, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स कंटेन नो कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि देखो, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनना, जो आपका फजान्स रूल है वो बेसिकली क्या बताता है आपको, फजान्स रूल है क्या, उसमें क्या बताता है, कोई मुझे बताएगा? मैम बोलो बोलो। मैम आयनिक बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर। यस, कि आयनिक पोलराइजिंग पावर। कैरेक्टर है। यस, पोलराइजिंग पावर, जितनी ज्यादा पोलराइजिंग पावर होती है आप बोलते हो उतना ही कोवेलेंट कैरेक्टर होता है। क्योंकि हम लोग ये बोलते हैं कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक या 100% कोवेलेंट नहीं होता है। तो हम क्या, क्योंकि अपना जो पहला टॉपिक हुआ करता था वो आयनिक बॉन्ड हम पढ़ते थे, उसके बाद हम ये देखते थे कि उस आयनिक बॉन्ड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, तो फजान्स रूल ने कुछ कुछ बातें बताई थी जिसके बेसिस पे हम बता सकते थे कि कंपेयर करके हम बता सकते थे कि इसमें इतना कोवेलेंट कैरेक्टर है। ठीक है, क्या वो मुझे 3 कंडीशंस बता पाओगे? लक्ष्य, बता पाओगे फजान्स रूल की कंडीशन, क्या क्या चीजें बातें बोली थी उसने? मैम मैं बताऊं? सुहानी बताएगी। अच्छा, लक्ष्य तुम्हारा माइक ठीक नहीं हुआ है क्या अभी? करवाओ ना उसको ठीक। मैम लो मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और कटायन होना चाहिए वो कम। एक सेकेंड, मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं, ये नहीं बताया था उसने। वो तो कोवलेंट करेक्टर से आप रिलेट करोगे कि जितना ज्यादा कोवलेंट करेक्टर होगा उतना। मैम म्यूचुअल शेयरिंग होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। नहीं, ये भी नहीं बताया था बेटा। मैम कटायन के साथ स्मॉल साइज ऑफ कटायन। हाँ, ठीक है, ये तो बात आपको ध्यान रखनी है। बाकी बताया क्या था, फजान्स रूल था क्या उसमें, उसने बोला था कि स्मॉल साइज ऑफ कटायन,
जितना साइज छोटू होगा कैटायन का उतना पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी, ठीक है। या यू कैन ऑल्सो से कि कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज्यादा होगा। याद आ रहा है? Yes, ma'am. और large size of Yes, ma'am. हाँ, और अगर मैं बात करूं बेटा अनायन की, तो लार्ज साइज होना चाहिए अनायन का, ठीक है, क्योंकि अगर अनायन का आपका लार्ज साइज है तो पोलराइज, मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ था, बट अब डिटेल में एक्सप्लेन तो नहीं करूंगी, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोगों को ये जरूर बताऊंगी कि इसमें होता क्या है, सो दैट आप क्वेश्चंस को सोल्व कर सको। अगर अनायन का बड़ा साइज होता है तो उसकी पोलराइजिबिलिटी ज्यादा होती है, उसका डिस्टोर्शन अच्छे से होगा, ठीक है, जब उसको कैटायन को अप्रोच करेगा, ठीक है। तो उस केस में भी क्या होगा, मिक्सिंग होगी, मिक्सिंग होगी तो कोवेलेंट करेक्टर बच्चों बढ़ेगा। क्लियर है? Yes, ma'am. एंड बट अबाउट चार्ज, तो चार्ज ना दोनों पे ज्यादा होना चाहिए, कैटायन पे भी और अनायन पे भी, क्योंकि अगर चार्ज कैटायन पे ज्यादा होगा साइज छोटा होगा, है ना, अनायन पे चार्ज ज्यादा होगा तो बड़ा होगा, तो चार्ज जो होना चाहिए वो ज्यादा होना चाहिए, तो कोवेलेंट करेक्टर भी बेटा क्या होगा, ज्यादा ही होगा। क्लियर है? Yes, ma'am. और ये ध्यान रखना, जितना ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा मेल्टिंग पॉइंट उतना ही कम होगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, याद करो तुमने पढ़ा था। स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द पोलराइजेशन। यस, वेरी गुड श्रेया, बिल्कुल ठीक लिखा है। लक्ष्य तुमने भी ठीक लिखा है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन करना, अब ये क्वेश्चन करना, जितना मैंने बताया था बता दिया। इनमें से किस वाले केस में क्या लिखा हुआ है, नो कोवेलेंट बॉन्ड, कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं है, मतलब आयनिक बॉन्ड है, कहने का ये मतलब है इसका। क्या आ रहा है आंसर, बताओ बताओ बच्चों। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी बोलो। क्या तनिष्का कुछ कह रही थी ना? हाँ तनिष्का। Ma'am, सिर्फ KCl. हाँ केसीएल, देखो इधर आओ, आंसर इज केसीएल, बट हम ये देखेंगे व्हाई अदर ऑप्शन इज इनकरेक्ट, है ना। देखो B2H6 याद है, मैंने तुम्हें ग्रुप 13 में मैंने बताया था, डाइबोरेन, है ना, बनाना yes. बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब तो तुम लोग क्योंकि सारी केमिस्ट्री पढ़ चुके हो 11th की, तो मैं बता सकती हूँ, ठीक है। दिस इज डाइबोरेन और ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है इसमें, है ना। ये आपका 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, और ये आपका 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है, याद है ना बच्चों। Yes, ma'am. और जो ब्रिजिंग बॉन्ड होते हैं वो लॉन्गर होते हैं देन टर्मिनल बॉन्ड से। एंड पीएच थ्री भी कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन ही तो बताती है हमें, ठीक है। Yes. एंड H2SO4 भी तुम्हारा क्या है बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बनता है तुम्हारा स्ट्रक्चर, है ना। चलिए, Yes, ma'am. यस, तो ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। क्लियर हो गया ये ऑप्शन? इसमें किसी को प्रॉब्लम है क्या, कोई कॉन्सेप्ट वीक रह गया हो तो मुझे प्लीज बता देना, घर में मत लेके जाना, ठीक है। चलिए ये वाला क्वेश्चन कीजिए बच्चों। हर्षित आ गया, ठीक है। और मुझे याद दिलवा देना गूगल फॉर्म शेयर करना है। कुछ बच्चे ना पहले ही भाग जाते, मैं फिर बता रही हूँ, आप लोगों की अटेंडेंस नहीं लगती होगी फिर। अमंग LiCl, RbCl, रुबीडियम है वो, बेरिलियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, द कंपाउंड्स विद ग्रेटेस्ट एंड द लीस्ट आयनिक करेक्टर रिस्पेक्टिवली। जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट स्लाइड पे समझाया है, सेम वही है, ठीक है। आपको उसी को ही अप्लाई करना है इस क्वेश्चन पे, विद ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट आयनिक करेक्टर बच्चों। वेरी गुड, सही जा रहे हो। अरे रिमूव कर दूंगी, पढ़ाई के अलावा बातें हुई तो यहाँ पे। ओके, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेज किया है, बहुत ही बढ़िया। ज्योति आप बताओगी? ज्योति? मैम अभी हुआ नहीं है। इतना देर नहीं लगनी चाहिए बेटा। ओके, कौन बताएगा? शिवानी, रीवा, शिवानी, रीवा कोई मैम डी। डी, डी, ओके। डी आ रहा है क्या? No, ma'am. क्या आ रहा है फिर? Ma'am, second option. सेकंड ऑप्शन आ रहा है, देखो जी, आइए आइए आइए, सबका गलत है, बी वाला सही है बेटा, जो बी बोल रहा है उसका सही है। इधर आओ, नजर मारना थोड़ा सा। लिथियम, रुबीडियम,
रुबीडियम और MgCl2, है ना, दिख रहा है ना तुम लोगों को। आपको बताना क्या था, ग्रेटेस्ट आयनिक करेक्टर, मतलब पहले तुम्हें वो वाला बताना था कंपाउंड जो लिखा हुआ है ना, इनमें से सबसे ज्यादा आयनिक करेक्टर किसमें है। तो इधर देखो, अगर मैं बात करूंगी लिथियम और रुबीडियम की, ठीक है, Li का साइज छोटा है तो उसमें कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? रुबीडियम का साइज बड़ा है, कैटायन का साइज बड़ा है, तो उसमें आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, ना कि कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा होगा। ठीक है, तो यानी कि बी और डी में से करेक्ट हो सकता है। एंड लीस्ट आयनिक करेक्टर का मतलब वो पूछना चाह रहा है सबसे ज्यादा कोवेलेंट करेक्टर किसमें होगा। तो तुम चेक कर लो बेटा, मांगे कार सेंट्रो, बेरिलियम का साइज क्या है बेटा, छोटा है, क्योंकि क्लोरीन तो सेम है, तो कंपैरिजन कैसे करोगे तुम, कैटायन का साइज देख के करोगे। तो जब बेटा छोटा है ना, बेरिलियम छोटा है, कैटायन का साइज छोटा है, पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, तो कोवेलेंट करेक्टर भी तो ज्यादा होगा ना बेटा। यस मैम। तो ये क्या होगा, इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सी क्यों बोल रहे थे, सी क्यों बोल रहे थे? रुबीडियम और रुबीडियम क्लोराइड जो है MgCl2 है आपका, रुबीडियम Cl में होगा ना बच्चे, क्या बोलते हैं, आयनिक करेक्टर ज्यादा होगा, ना कि MgCl2 में। हो गया क्लियर? यस मैम। बहुत ही बढ़िया। ये वाला क्वेश्चन करो, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है नीट का, बट अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने जो पूरा वो फजान्स रूल था वो कवर करना था इन कुछ क्वेश्चंस में। तो अगर मैं इसके इंपॉर्टेंस की बात करूं तुम्हारे नीट में, तो बहुत नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं आए हुए हैं। तो अगर क्वेश्चन यहाँ से आएगा तो सिंपल क्वेश्चन आएगा, ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं पूछेगा। वेरी गुड। मैं देख रही हूँ कौन कौन स्टूडेंट हैंड रेज कर रहा है, कौन कौन एफर्ट डाल रहा है 16 नंबर लेने के लिए। 16 नंबर फ्री में नहीं मिलेंगे बच्चों आपको। 16 नंबर सुनते ही समझ जाओ कि इस चैप्टर को कितना पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। हाइड्रोकार्बन्स भी 16 नंबर का है, तो इनकी वेटेज सुन के ही आपको यूं हो जाना चाहिए, मैम वेटेज इतनी ज्यादा है तो बहुत प्रैक्टिस मांगता है ये। ठीक है, फ्रीक्वेंट रिवीजन मांगता है, नहीं कर रहे हो तो फिर नहीं हो पाएगा, नहीं मिल पाएंगे 16 नंबर। कोमल आप बताइए। मैम डी। डी, डी फॉर डॉग ना? मैम इसका सी आएगा ना? एक मैम इसका सी है। यस मैम। ये क्वेश्चन एक मिनट रुको, लक्ष्य अभी नहीं होनी चाहिए बातें, मेरे को यहाँ पे जो दिख रहा है। ठीक है शिवानी, कोई किसी का रिप्लाई नहीं करेगा, जो मुझे दिख गया काम के अलावा, पढ़ाई के अलावा बातें करते हुए, अभी मैं 1 मिनट नहीं लगाऊंगी रिमूव करने में, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को, पढ़ लो आराम से। इसलिए सी ऑप्शन, यस सी ही होगा करेक्ट। ठीक है, अब कैसे देखोगे, क्लोरीन तो सेम है, चार्ज के ऊपर ही डिपेंड करेगा। अब देखो ना, इस पे +4 है, इस पे +3 है, इस पे आपका +2 है, इस पे +1। ठीक है, तो अगर चार्ज ज्यादा होगा आपका कैटायन पे, तो उसका कोवेलेंट करेक्टर भी अकॉर्डिंगली इंक्रीज होगा। ठीक है, बाकी बच्चे क्या बोल रहे थे आप लोग इसका आंसर भाई? हम सी। अच्छा सी बोल रहे थे सारे, ठीक है, सी करेक्ट होगा। ये वाला करो। अब देखो लैटिस एनर्जी आ गया। लैटिस एनर्जी भी भाई है इसका, कोई ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है, लैटिस एनर्जी भी हम इसी में ही पढ़ लेते हैं। लैटिस एनर्जी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। पहले तो ये मुझे ये बताओ, लैटिस एनर्जी होती क्या है? सृष्टि क्या होती है लैटिस एनर्जी? ग्राम मोल को इलेक्ट्रोवायलेंट एनर्जी रिक्वायर, जो हमें एनर्जी रिक्वायर होती है सेपरेट करने के लिए मोल को सॉलिड आयनिक कंपाउंड में। ना। कोई और? सुहानी नहीं बताएगी, कोई और? तनिष्का भी नहीं बताएगी, कोई और बताना चाहेगा मुझे लैटिस एनर्जी क्या होती है? अपने आप बोल सकते हो कोई भी। हाँ जी, किसी ने अपना माइक तो ऑन किया था लेकिन वो बोला नहीं, या बोली नहीं कोई। हाँ जी, लैटिस एनर्जी। पूजा आप बताएंगी? पूजा आवाज नहीं आ रही है बेटा, म्यूट कर लो माइक। लैटिस एनर्जी क्या होती है? 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड को, ठीक है, जो कंपाउंड में कन्वर्ट करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स में ब्रेक करने के लिए जो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, वही आपकी लैटिस एनर्जी होती है। और लैटिस एनर्जी किस पे डिपेंड करती है बच्चों? चार्ज बाय साइज।
ठीक है, चार्ज बाय साइज पे डिपेंड करती है। अगर साइज कम छोटा है लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी, अगर चार्ज ज्यादा है तो लैटिस एनर्जी ज्यादा होगी। ठीक है, डोमिनेंट फैक्टर कौन सा है इसमें? चार्ज। चार्ज। चार्ज, वेरी गुड। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया अपना? ए वाला। ए। चलो आगे ये बताइए बेटा। ए हाँ जी, नो मैम। अच्छा। Among the following, which compound will show the highest lattice energy? Highest lattice energy. कुछ बच्चे गायब हैं आज की क्लास में भाई। वर्षा आ गई ना? हाँ, पीयूष आ गया। ठीक है, ओके। अच्छा, काफी स्टूडेंट्स ने हैंड रेस कर लिया, क्या बात है। बताओ क्या होना चाहिए? डी ऑप्शन। ये ऑप्शन। तो देखो, फ्लोरीन तो हर जगह सेम है ना? तो आप देख लो साइज ऑफ कैटायन कहाँ छोटा है, सबसे ज्यादा यही छोटा है एन वाला। और ऐसे भी मैंने आप लोगों को ऐसे सिखाया था ना, ये फ्लोरीन तो छोटू सा है और एन भी छोटा है, तो छोटा छोटा बोन स्ट्रॉन्ग होगा और लैटिस एनर्जी क्या होगी उसकी? ज्यादा होगी। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बेटा बी होगा। अब देखो, मैंने तुम्हें ना सारे जेई के, सारे नीट के पीवाईक्यूज करा दिए। ठीक है, अब तुम्हें और मिलेगा नहीं पीवाईक्यू में, बाकी कुछ होमवर्क में दिखेंगे तुम्हें क्वेश्चन। अब ये जो टॉपिक अब मैं बता दे रही हूँ ना, आज मैं अब मुझे नहीं पता, मैंने पहले भी रिवीजन बहुत बार करवाई है इस चैप्टर की, आज मैं 11th में तुम्हें लास्ट बार करा रही हूँ। तो जिसको भी जैसे भी ये टॉपिक आता है ना, आज मेरी बात ध्यान से सुन लो। एक एक चीज आज ही क्लास से याद करके जानी है, प्लस उसके क्वेश्चन करके जाने हैं, खत्म। क्योंकि मैंने इसके अलावा कोई और टॉपिक लिया ही नहीं आज की क्लास के लिए, क्योंकि यही अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है ना? इसके क्वेश्चंस इतने भर भर के तुम्हारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो प्लीज इसको सुन लेना ध्यान से, जो जो आज आज मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तुम कहोगे मॉडल से बता दो, मतलब मॉडल दिखा दो, अभी तो नहीं है मेरे पास फिलहाल के लिए, मुझे उठाना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा, तो इट विल टेक टाइम। मैं कल बना के रखूंगी, मुझे बता देना, बट मैं ट्राई करूंगी कि आपको ऐसे ही क्लियर हो जाए चीजें, क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हो इनको। तो इसलिए ना मैंने एनसीईआरटी की स्निपिंग लगाई है। एनसीईआरटी की स्निपिंग पहले मैं पढ़ाऊंगी आपको सारी चीजें, फिर देखना आप लोगों से ये क्वेश्चन हो पा रहे हैं नहीं हो पा रहे। अगर हो पा रहे हैं तो इट मीन सही चल रहे हो, नहीं हो पा रहे हैं तो मतलब दोबारा रिवाइज करना है। ठीक है, अब मेरी बात सुना ध्यान से। बेसिकली क्लास में तो मैंने तुम्हें पहले हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई थी कि हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है ना? इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जिनकी एनर्जी सेम या कंपेरेबल होती है, वही वाली ऑर्बिटल्स जो होती है मिक्स होती हैं, और उनमें एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है, देन आपकी न्यू ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिसको आप हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं, है ना? यही पढ़ा था हम लोगों ने। फिर हमने अलग अलग देखी थी, कौन कौन सी देखी थी बच्चों, मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। एसपी की हाइब्रिडाइजेशन हमने देखी थी, एसपी हाइब्रिडाइजेशन जिसकी ज्योमेट्री बेटा लीनियर होती है, एंगल 180 डिग्री होता है। sp2 मैंने बताई थी, जो प्लेनर होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, राइट। sp3 ये कौन सी है? जिसमें कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है बेटा। ठीक है, ये आपकी टेट्राहेड्रल हुआ करती थी। ये sp3d है ना, ये क्या हुआ करती थी? आपकी टीबीपी हुआ करती थी, यहाँ पे dz² वाली ऑर्बिटल यूज होती थी, है ना? और आप पढ़ते थे sp3d2, ये कौन सी होती थी तुम लोगों की? ऑक्टाहेड्रल होती थी। याद करो इसको अभी के अभी, अगर किसी को याद नहीं, अगर भूले भटके खड़े हो तो। ठीक है, इसमें कौन सी डी ऑर्बिटल यूज होती है? dx² -y² एंड dz²। माइनस नहीं बोला करो, कुछ बच्चे माइनस बोलते हैं, dx² -y², नहीं डैश बोलते हैं उसको। माइनस क्या होता है? माइनस कर रहे हो क्या एक्स में से? ठीक है, उसके बाद है लास्ट आपका sp3d3। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये होती है आपकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन आपकी ये वाली है। ठीक है, तो ये ध्यान, वैसे तो सारी ध्यान रखनी है, बट जो पहली 6 हैं वो आपको लोगों को याद करनी है। ये कब है बच्चे हाइब्रिडाइजेशन? जब आपका सेंट्रल एटम पे लोन पेयर नहीं है, क्योंकि आप हाइब्रिडाइजेशन किसकी निकाल रहे हो? सेंट्रल एटम की निकाल रहे हो। और हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला लिखो जल्दी से अपने आप नोटबुक पे। क्या था हाइब्रिडाइजेशन नंबर या स्टीरिक नंबर का फॉर्मूला क्या था? हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन
ऑन सेंट्रल एटम, राइट, माइनस प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, है ना, और प्लस माइनस क्या करते थे तुम, चार्ज, ठीक है। अगर ओवरऑल मॉलिक्यूल पे चार्ज +1 का है तो तुम -1 करोगे, -1 का चार्ज है तो +1 करोगे अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब देखो VSEPR थ्योरी क्या बोलती है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो बच्चे बेसिकली ये थ्योरी तुम्हारी शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स बताती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जो तुम लेविस स्ट्रक्चर पढ़ते थे, है ना, जो तुम लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ते थे, उसमें सिर्फ आप देखते थे इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किस तरीके से हो रही है ना, कितने इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं, लेकिन वो शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बताता था, है ना, है ना, शेप ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में हाइब्रिडाइजेशन और VSEPR थ्योरी बता रही है, राइट। और अगर आपके सेंट्रल एटम पे लोन पेयर आ जाएंगे, उनकी शेप भी बदल जाएगी, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर में कुछ नहीं, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में डिस्कस नहीं किया था, लेकिन इसने किया था, ठीक है। तो VSEPR थ्योरी जो है इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इधर आओ, तुम लोगों ने अगर NCERT की बुक खोल रखी है खोलो, और मैंने तो तुम्हें ये भी बोला था पढ़ाते टाइम कि इसका प्रिंट आउट निकाल के स्टडी टेबल पे लगा लेना और दिन रात इसको देखते रहना 1 हफ्ते तक, ठीक है। चलिए, सबसे पहले है तुम्हारा, इधर आओ, AB3E टाइप। अब A क्या है मैम यहाँ पे, A तुम्हारा कुछ नहीं है, सेंट्रल एटम है, B तुम्हारा बॉन्ड पेयर है, E तुम्हारा लोन पेयर है, ठीक है। इधर आओ, अगर बेटा तुम्हारे जो बॉन्डिंग पेयर है 3 होते तो तुम्हारा ज्योमेट्री होती ट्रायगोनल, मैंने गलत लिख, अच्छा sp2, हाँ sp2 होती, प्लेनर होता, ट्रायगोनल प्लेनर होता। बट अगर मान लो ट्रायगोनल प्लेनर में से मैं 3 बॉन्ड पेयर में से एक को हटा के लोन पेयर लगा दूं, ठीक है, तो उसका ज्योमेट्री तो वही रहेगी, है ना, ज्योमेट्री तो वही रहेगी प्लेनर, लेकिन उसका शेप क्या हो जाएगा बेटा, बेंट हो जाएगा। शेप क्या हो जाएगा, बेंट। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, SO2 और O3। कौन कौन से हैं, SO2 और O3। NCERT वाले एग्जाम्पल टिप्स पे याद होना चाहिए, कोई तुमसे नींद में भी पूछे तो तुम्हें पता होने चाहिए, उसके अलावा PYQs में जो पूछे गए हैं। नेक्स्ट आओ, अगर तुम्हारे पास 4 बॉन्ड है ना, अगर तुम्हारे पास 4 बॉन्ड पेयर है, टेट्राहेड्रल होता है, 4 में से एक निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा, ट्रायगोनल पिरामिडल बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों, ट्रायगोनल पिरामिडल। यस, ट्रायगोनल पिरामिडल बन जाएगा। अमोनिया इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। अगर मान लो तुम उसमें से 2 बॉन्ड पेयर हटा के 2 लोन पेयर लगा दे रहे हो, तो उसका शेप क्या हो जाएगा, उसका शेप बेंट हो जाएगा। वाटर इसका बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। मैं फिर बोल रही हूँ, देयर इज ए, मैंने पहले भी शायद बताया था, देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप। जब आप शेप देखते हैं तो आप लोन पेयर को छुपा लेते हो, एंड जब आप ज्योमेट्री देखते हो तो आप लोन पेयर को भी कंसिडर करते हो, ठीक है। तो आप देख लेना एग्जामिनर ने आपसे पूछ क्या रखा है, ठीक है, ज्योमेट्री पूछा हुआ है या शेप पूछा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे चलो, इसमें किसी को डाउट है, याद करने हैं आपको, याद करने हैं, इस तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि जब 2 बॉन्ड पेयर होंगे। अब निकालोगे कैसे, हाइब्रिडाइजेशन नंबर से निकालोगे, ठीक है। चलिए इसके बाद आओ, अगर मान लो तुम्हारे पास 5 बॉन्ड पेयर हैं तो TBP हुआ करती है इस तरीके से। अगर उसमें से एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो सीसो बन जाएगा। SF4 इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, और ध्यान रखना लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा इक्वेटोरियल पोजीशन को, क्लियर है। अगर तुम मान लो अब 2 लोन पेयर लगा दे रहे हो तो 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, ये तो टिप्स पे रट्टा होना चाहिए, टी शेप होता है, ClF3 इसका बेस्ट एग्जांपल होता है। ऐसा नहीं है कि यही एग्जांपल है, और भी बहुत सारे एग्जांपल है, पर ये NCERT में गिवन है तो ये तो तुम्हें आने ही चाहिए, और बाकी जो क्वेश्चंस में आएंगे वो तुम निकाल के पता करोगे, ठीक है। अगर तुम्हारे पास 6 बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल रहता है, बट अगर 5 बॉन्ड पेयर 1 लोन पेयर होता है तो स्क्वायर पिरामिडल होता है, एंड BRF5 इसका बेस्ट एग्जांपल, कॉमन एग्जांपल होता है। अगर 4 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर हो तो स्क्वायर प्लानर होता है, XeF4 होता है। देखो इधर नजर मारो, नजर मारो, और सबसे ज्यादा 90 डिग्री के एंगल ऑक्टाहेड्रल में होता है, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा याद आ रहा हो तो। सबसे ज्यादा 90 डिग्री, अगर मैं SF6 एग्जांपल लूं तो सबसे ज्यादा 90 डिग्री कितने होते हैं, 12 90 डिग्री एंगल होते हैं, 12, ठीक है। ये जो ऊपर वाला फ्लोरीन होता है, बाकी सारे फ्लोरीन के साथ 4 फ्लोरीन के साथ 90 बनाता है, ऊपर 4 ये वाले 4, ठीक है, और ये इसमें आपस में भी 90 होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टोटल 12 अराउंड 12 90 डिग्री एंगल बनते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर कोई पूछे 90 डिग्री एंगल किस में होते हैं तो ऑक्टाहेड्रल का नाम ले लेना चुपचाप, ठीक है। वैसे आपको अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगी, मालूम पड़ जाएगा कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। उसके बाद देखो बेटा,
अगर तुम्हारे लोन पेयर आ रहे हैं तो अब बॉन्ड एंगल में कुछ ना कुछ क्या आएगा, डिफरेंस तो आएगा। जैसे देखो अगर मैं बेटा SO2 की बात करूं, SO2 आपका प्लेनर है ना, तो आइडली उसका एंगल होना चाहिए 120 डिग्री, लेकिन उसका जो एंगल है वो कितना है 119.5। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन की वजह से, देखो ना लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्शन की वजह से एंगल क्या हो रहा है, ये देखो कम हो रहा है, 120 से 119.5 हो रहा है इन केस ऑफ SO2। ठीक है, अगर मैं अमोनिया की बात करूं तो इसमें वैसे तो आपका जो टेट्राहेड्रल का एंगल होता है 109 पॉइंट समथिंग होता है, एग्जैक्ट मैं नहीं जा रही हूँ, बट ड्यू टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्शन एंगल कितना हो रहा है 107.5 समथिंग हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखना बच्चों, लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन होती है, VSCPR का पोस्टुलेट ही कहता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में होता है, देन बॉन्ड पेयर के बीच में होता है। हो गई चीजें याद, आज ही याद करनी है। यस मैम। नेक्स्ट आओ, वोटर में क्या होता है, वोटर में भी 109 ही होना चाहिए क्योंकि टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है, बट देयर इज 2 लोन पेयर प्रेजेंट ऑन सेंट्रल मेटल एटम, मेटल बोल रही हूं मैं बार बार, सेंट्रल एटम। ठीक है, तो अब इसमें लोन पेयर में रिपल्शन होगी, दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे तो एंगल ज्यादा छोटा हो जाएगा। ठीक है, एंगल ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो 109 से 104। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि SO2 को और अमोनिया को और वाटर को अरेंज करो इनके बॉन्ड एंगल में, तो तुम लोगों को मालूम होना चाहिए ये ऑर्डर। क्लियर? चलिए, उसके बाद आते हैं हम लोग किस पे है, ये SF4 की ज्योमेट्री अभी मैंने बताया है बेटा। ध्यान रखना जो TBP ज्योमेट्री होती है ना, TBP ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, उसमें सारी बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? अगर मैं ऐसे सिंपल, अगर मान लो मैं PCL5 का एग्जांपल लेती हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं, तुम्हारे 2 बॉन्ड क्या होते हैं, एक्सियल होते हैं, और 3 बॉन्ड इक्विटोरियल होते हैं, एंड एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स। यस मैम। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर देन इक्विटोरियल बॉन्ड्स, इसलिए ट्रायंगुलर बायपिरामिडल ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड लेंथ जो है वो बराबर नहीं होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर सीसो ज्योमेट्री है जैसे तुम्हें SF4 की दिख रही है, तो तुम्हारे दिमाग में ये घूमेगा कि मैम लोन पेयर को हम कहाँ पे लगाएं, एक्सियल पे लगाएं या इक्विटोरियल पे लगाएं। तो ध्यान रखना, लोन पेयर ऑक्यूपाई करेगा इन केस ऑफ TBP इक्विटोरियल पोजीशन। क्यों? क्योंकि अगर तुम एक्सियल पे लगा दोगे तो उसको 3 इक्विटोरियल बॉन्ड से रिपल्शन मिलेगा, अगर तुम इक्विटोरियल बॉन्ड पे लगाओगे तो उसको 290 डिग्री रिपल्शन मिल रहा है। गेटिंग ना? यस मैम। फिर से सुन लो, अगर तुम एक्सियल पे लगा रहे हो लोन पे तो उसको 390 डिग्री के उससे रिपल्शन मिल रहा है, जबकि तुम इक्विटोरियल पे लगाओगे तो 290 डिग्री से उसको रिपल्शन मिल रहा है। यही NCERT में लिखा हुआ है, मैं कुछ अलग से नहीं बोल रही हूँ, NCERT की लाइंस हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आ सकता है। क्लियर हो गया यहाँ तक सभी को? यस मैम। तो अभी तक Yes. नीट में ये क्वेश्चन नहीं आया, एक मिनट रुको बेटा, आ रही हूँ। नीट में ऐसा क्वेश्चन नहीं आया अभी तक कि आपको SF4 की अलग अलग ज्योमेट्री बना के दे दें और बोल दें कि इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो अभी आ सकता है, तो ध्यान रखना, सबसे ज्यादा इसमें तो 2 ही बना रखे हैं, ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, दिमाग में याद रखना, माइंड में, क्योंकि यहाँ देखो इक्विटोरियल पे लोन पेयर है। कोई कुछ बोल रहा था मुझे, बोलो। मैम वो गलती से हो गया था। ठीक है, चलूं आगे। ओके, सेम नेक्स्ट T शेप में भी सेम यही चीज है कि जो 2 लोन पेयर है, इधर देखो इक्विटोरियल पे आना चाहेंगे, इक्विटोरियल पे प्रेफर करना उनको, तो ये इक्विटोरियल है, ये एक्सियल इक्विटोरियल है, एंड ये एक्सियल है। ये पेपर में आ सकता है, आपको यही तीनों स्ट्रक्चर बना के दे देंगे और एक 4th ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबव। तो आपको बताना है इसमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, जहां पे लोन पेयर इक्विटोरियल उस पे हो, देन आपका एक्सियल इक्विटोरियल वाला, एंड देन आपका एक्सियल। एक्सियल। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलूं? चलो अब क्वेश्चन, चलो मैं हाइब्रिडाइजेशन नंबर का भी वो फॉर्मूला लिखवा देती हूँ। हाफ ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सेंट्रल एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवेलेंट एटम, फिर प्लस माइनस कर देना जो भी चार्ज होगा उस पर। ठीक है, अब मोनोवेलेंट एटम जो एक ही बॉन्ड बनाता है, मतलब जो एक बॉन्ड तो बनाता ही बनाता है, लाइक आपका हाइड्रोजन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, और
जैसे ऑक्सीजन लोगे क्या मोनोवेलेंट, नहीं वो तो डाइवेलेंट होता है। नाइट्रोजन लोगे क्या, नो मैम। आयोडीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, ये एक बॉन्ड तो बनाते ही बनाते हैं। हालांकि एक मिनट रुको, हालांकि आयोडीन क्लोरीन ब्रोमीन एक से ज्यादा भी बनाते हैं, बट एक तो बना ही सकते हैं। ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं बनाते हैं क्योंकि वो डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट होते हैं। यस बेटा। मैम जैसे चार्ज अगर -1 है तो हम फॉर्मूले में +1 करेंगे ना? फिर से बोलो, अगर मैम जैसे कंपाउंडर्स पे चार्ज है -1 का तो हम फॉर्मूले में +1 करेंगे ना? यस, अगर मान लो जैसे सपोज एक एग्जांपल ले ही लेती हूँ, CO3 2 नेगेटिव है तुम्हारे पास, तो इसका कैसे करोगे, हाफ ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कार्बन में, 4। 4। ऑक्सीजन का ऐड नहीं करोगे बिकॉज ऑक्सीजन इज अ डाइवेलेंट स्पीसीज, +2 ऐड करोगे क्योंकि -2 का चार्ज है, तो 6/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। sp2 इसमें 3 बॉन्ड पेयर, यस sp2 प्लेनर हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करते हैं। अब जो जो भी चीजें आएंगी वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताते हुए चलूंगी, पहले तुम अपनी साइड से करो। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, ये तुम्हारा 18 में आया था। मतलब ये समझ लो कि अब केमिकल बॉन्डिंग खुशबू मैम रिवाइज कर रही है। अगर आप लोग डिटेल में रिवाइज कर रहे हैं तो आप नोट्स पढ़ रहे होंगे मेरे, तो लेकिन आप लोगों को करना है ये 3 दिन में। 3 दिन कम नहीं होते बेटा एक चैप्टर पे। अपना 3 डेली डेली दो, इसको टाइम दो, 2.5 घंटे का टाइम दो इसको, केमिकल बॉन्डिंग को करना है तो। और इसके बाद मुझे बता देना इक्विलिब्रियम करोगे पहले या थर्मोडायनामिक्स, बता देना। थर्मोडायनामिक्स। थर्मो। तो मैम थर्मोडायनेमिक्स थोड़ी इजी है, उससे क्वेश्चन हो जा रहे हैं। मेरे को इक्विलिब्रियम ज्यादा इजी लगता है। चलो ठीक है, करवाऊंगी तो दोनों, ठीक है। ओके बताओ जी, क्या आंसर है, 2। मैम बी और नेक्स्ट वाले का सी। हाँ, मैं तो एक काम करो ना, इसको तो याद ही कर लो ना तुम लोग, इसको तो याद ही आई थिंक कर भी लिया होगा, ठीक है। टी शेप होता है ये, देखो ये टी बन गया ना, ये देखो टी शेप होता है ClF3, ठीक है बेटा। तो आपसे पूछा है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम। अब यहाँ पे भी बच्चे बहुत ज्यादा गलती करते हैं। पहले तो देख लेना कि एग्जामिनर ने पूछ क्या रखा है, क्या उसने लोन पेयर सेंट्रल एटम पे पूछे या टोटल मॉलिक्यूल में लोन पेयर। अगर टोटल पूछता तो फ्लोरीन के भी काउंट करते बच्चों फिर आप, ठीक है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए फिलहाल इसका आंसर तो 2 ही आएगा। चलो आगे, प्रिडिक्ट द करेक्ट ऑर्डर, इसका भी तुम लोग सी। ऑप्शन। लोन पेयर लोन पेयर लोन पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, यस। नेक्स्ट करिए, द कंपाउंड दैट हैज द लार्जेस्ट HMH बॉन्ड एंगल। मैं ना वो पोल लॉन्च करूंगी इसमें ग्रुप में, उसमें अपना डाउट सॉल्विंग, उसमें देखूंगी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स का कहते हैं। कल क्लास होगी या नहीं बता दूंगी मैं, हो सकता है कल आपकी वही रेगुलर क्लास लगे, क्योंकि रेगुलर क्लास में तो मेरी नहीं होती है ना, क्योंकि मैंने 4 लेक्चर अपने हो जाते हैं फ्राइडे तक। जैसे भी होगा बता दूंगी। यस मैम, फुल सिलेबस टेस्ट की क्या ही रिवीजन होगी, सारे चैप्टर। बेटर है कि तुम लोग अपना कोई FST सोल्व करो। चलो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगी। हाँ जी, क्या लग रहा है बेटा इसका आंसर, डी बी ए ऑप्शन। ए या सी काम लग रहा है। करोगे, एक काम करोगे, चैट बॉक्स में लिखोगे बेटा, चैट बॉक्स में लिखो। जैसे चेतना D बोल रही है, ज्योति C बोल रहे हैं, B गौरव बोल रहे हैं, A सृष्टि बोल रही है, लक्ष्य भी A बोल रहे हैं, ओके। बाकी डी और बोलो, मैं देखना चाहती हूँ कौन क्या बोल रहा है। AD ओके, AD में चल रही हैं चीजें। किसी ने तो C भी बोला था, ओके गलत बोला है जिसने भी, बी के अलावा जिसने भी बोला गलत बोला है, मतलब नहीं पढ़ा है ना ढंग से जो मैंने अभी पढ़ाया। इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटा। देखो पहली बात तो कार्बन पे कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है ना, परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, 109 पॉइंट समथिंग इसका एंगल होता है। अमोनिया पे एक लोन पेयर होता है, जबकि वाटर पे 2 लोन पेयर होते हैं, और सल्फर इसका भाई होता है ना।
यस मैम। तो आपको तो ऐसे देखते ही पता लगाना चाहिए अगर लोन पेयर ही नहीं है, क्योंकि ये मैं बॉन्ड पैरामीटर भी इसमें इन्वॉल्व कर रही हूँ। आप लोगों जितने नंबर ऑफ लोन पेयर अगर देखो बच्चे, अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है, चलो मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है, ऐसा कुछ आता है कि बॉन्ड एंगल बता दो, ये बता, बॉन्ड एंगल बता दो, क्या होगा, तो इसके देखने के कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। पहला ये होता है कि आपको हाइब्रिडाइजेशन चेक करनी है बच्चों सेंट्रल एटम की। अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग है तो आप उसका एंगल के अकॉर्डिंग उसका मार्क कर दोगे, तो तुम्हें पता है sp 180, sp2 120, sp3 109, ऐसा करके, ठीक है। बट ये वो वाला केस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हर किसी में आपको हाइब्रिडाइजेशन sp3 दिख रही है, तो मेरा ये वाला क्राइटेरिया फेल हो गया है। गेटिंग? सेकेंड आता है कि अगर आपकी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, देन बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ लोन पेयर। जितने ज्यादा लोन पेयर होंगे बॉन्ड एंगल क्या होगा? डिक्रीज कम होगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर तो आ गया है CH4, क्योंकि उसके पास लोन पेयर नहीं है, तो हमारा आंसर डी है। लेकिन मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। अगर मान लो तुम्हें इसमें से डिसाइड करना होता, अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन सेम है, मैं ड्रैगोज रूल पे आऊंगी, अभी रुक जाओ, अभी कहीं सोच रहे होंगे मैम आप इसका क्यों बोल रहे हो, अभी मैं आऊंगी उस पे। अगर मैं बात करूं बेटा वाटर की और SH2 को, जिसको ड्रैगोज रूल नहीं पता चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सल्फर की भी सेम है, लोन पेयर भी सेम है। अब बॉन्ड एंगल किस पे डिपेंड करेगा? तो बेटा ऐसे केस में जिसमें सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन प्लस लोन पेयर ऑन सेंट्रल एटम सेम है, तो उस केस में बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। अब थोड़ी नजर मारना तुम लोग इधर मेरी तरफ, कि यहाँ पे ऑक्सीजन भैया जी हैं, ठीक है, लोन पेयर तो है, कोई बात नहीं। अब तुम्हें दिख रहा है ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, जो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है इसको अपनी तरफ पुल करेगा ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो ऑक्सीजन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी ज्यादा। तो अगर ऑक्सीजन के आजू बाजू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी तो देयर विल बी रिपल्शन ना, और रिपल्शन की वजह से एंगल खुल जाएगा लाइक दिस, ठीक है। जबकि सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन कम है, ठीक है, तो इसमें बॉन्ड एंगल जो है ज्यादा नहीं होता है ऑक्सीजन वाले से। और आपको पता ही है इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है, आप लोगों को 107 होता है, H2 का आपको होता है 90 डिग्री के आसपास होता है, 90, 91, 92। ये तो हो गया था पूरा एक्सप्लेनेशन। हाँ जी बोलो मैम H2O को 104 होता है इसका। अच्छा 104, ठीक है, इसका 90 के आसपास होता है, राइट, 90, 91, 92 एग्जैक्ट आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। अब एक चीज आती है ड्रैगोज रूल। देखो ड्रैगोज रूल ना नीट में बहुत ही रेयर केस में पूछते हैं ड्रैगोज रूल से क्वेश्चन ना, जनरली जेई मेंस में भी कम, जेई एडवांस में ज्यादा पूछा जाता है। बट मैं तुम्हें बता देती हूँ ड्रैगोज रूल, मैंने क्लास में भी बताया हुआ तुम लोगों को। ड्रैगोज रूल बेसिकली क्या होता है ना, ड्रैगोज रूल ये कहता है कि जहां पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही होती है, देखो बेटा अब मेरे को थोड़ा और डेप्थ में जाना पड़ेगा। देखो हाइब्रिडाइजेशन हम करवाते ही क्यों है, कोई मुझे बताएगा? हाइब्रिडाइजेशन करवाते ही क्यों है, क्या जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन, मिक्सिंग करवाने की क्या जरूरत है ऑर्बिटल्स की, बताओगे मुझे? हम क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होती हैं। वेरी गुड। और थोड़ा कोई बताएगा, एक्सप्लेन करेगा? देखो रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी होती है जब आपके हाइब्रिडाइजेशन के बाद जो बॉन्ड बनते हैं, जो नई हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनती हैं, ठीक है, जैसे मान लो CH4 है, जब हाइब्रिडाइजेशन हम पढ़ते ही क्यों है, तो मैं CH4 का एग्जांपल लेती हूँ जनरली, अब तो नहीं लूंगी क्योंकि अब अपना रिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो बेसिकली जब आपकी हाइब्रिडाइजेशन होके जो आपका बॉन्ड फॉर्मेशन होता है तो उसमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज होती है, और आपको पता है जिस प्रोसेस में अगर हमारी एनर्जी रिलीज हो रही होती है वो फेवरेबल होता है ना। तो जबकि ड्रैगोज रूल में ये बोला जाता है कि हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही है। क्या क्या कंडीशन है कि कब हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो रही हो बच्चे? देखो जब एनर्जीज इक्वल नहीं होंगी, हाँ एनर्जी बहुत ज्यादा रिलीज नहीं हो रही होगी। मैं थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को, कंडीशंस आप लिख सकते हो, वैसे आप लोगों ने अपने फेयर नोट्स में भी लिखा होगा, मैं एक बार फिर बता रही हूँ। अगर आपका एलिमेंट
अगर आपका जो सेंट्रल एटम है, मैं सिंपल बोलूं, अगर आपका एलिमेंट थर्ड पीरियड का, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ पीरियड का है, सेकंड का नहीं बोल रही हूँ, अगर आपका सेंट्रल एलिमेंट, सेंट्रल एटम या जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड से सेवेंथ पीरियड का है, तब आप ड्रैगोस देखोगे, ड्रैगोस कंपाउंड है या नहीं। सेकंड कंडीशन है कि लोन पेयर प्रेजेंट होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उस सेंट्रल एटम की वो 2.5 या उससे कम होनी चाहिए। ये 3 कंडीशन है, अगर ये 3 कंडीशन होंगी तो आप बोलते हो ड्रैगोस कंपाउंड, ड्रैगो कंपाउंड है। जैसे आपका SH2, अब SH2 क्यों नहीं है, क्योंकि बेटा जब आप ये बना रहे हो ना SH2, तो सल्फर और हाइड्रोजन का बॉन्ड स्ट्रोंग नहीं होता, तो उसमें एनर्जी इतनी रिलीज नहीं होती जितनी आपको देनी पड़ जाती है, तो ओवरऑल प्रोसेस जो होता है महंगा पड़ता है अपने को, राइट। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इसका एंगल जो है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के आसपास रह जाता है। सेम फॉर सीधा प्रॉब्लम जो आगे सिलेनियम वाला हाइड्राइड हो गया, टेलेरियम वाला हो गया, ऐसे ही ग्रुप 15 में आपका PH3 हो गया, है ना, आर्सेनिक हाइड्राइड हो गया। तो बेसिकली थर्ड पीरियड टू सेवेंथ पीरियड वाले, और जिनके पास सेंट्रल एटम के पास लोन पेयर हो प्लस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सेंट्रल एटम की 2.5 या उससे कम हो, तो वो ड्रैगोस कंपाउंड दिखाते हैं। बट ये क्वेश्चन आप ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसका बॉन्ड एंगल क्या होगा बच्चे, बताओ। ऑक्सीजन की बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा एज कम्पेयर, ठीक है। आप ऐसे एक्सप्लेन कर सकते थे, एक नीट का एस्पिरेंट ऐसे ही एक्सप्लेन करता है जो वो ड्रैगो कंपाउंड नहीं पढ़ता है। तो क्लियर हो गया? आई थिंक मैंने सारा ही बता दिया इसमें। यस मैम। यस मैम। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन अपना CH4 था। अभी ये वाला क्वेश्चन करो, ये दोनों क्वेश्चन करो। The shape structure of XeF5 negative and XeO3F2 respectively बेटा। मैं 8-10 पे आप लोगों को गूगल फॉर्म शेयर कर दूंगी, ठीक है। हाँ जी, XeF5 नेगेटिव, XeO3F2 बेटा बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, मतलब बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसको अगर तुम रिवाइज करोगे ना, ट्रस्ट मी, तुम लोगों से कोई 12th में पूछेगा ना, आप केमिकल बॉन्डिंग का ही नाम लोगे कि यही अच्छा था चैप्टर। हाँ जी, क्या लग रहा है इसका ऑप्शन? फर्स्ट। फर्स्ट लग रहा है क्या सबको? फर्स्ट लग रहा है ए? मैम हाँ जी Yes. सुहानी, मैम A लग रहा है। ए लग रहा है तो ए ही होगा, क्योंकि बहुत बच्चों ने बोले। निकाल लो, हाफ ऑफ 8 + 5 + 1 तो कितना हो गया? 8 और 6 14/2। यस, sp3d3 होगी। डायरेक्ट मैं मार्क कर दे रही हूँ ए ऑप्शन। नेक्स्ट वाला देखो, SF6 की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है। व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ SF4 इंक्लूडिंग लोन पेयर? पूछ लिया उसने, तो आपको बताना है इंक्लूडिंग लोन पेयर क्या होगा। हाँ जी बच्चों, टेट्राहेड्रल, वर्चुअली पिटाई। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। निकालो निकालो, उससे हाइब्रिडाइजेशन नंबर वाले फॉर्मूले से निकालो तुम लोग, ठीक है। ट्रायगोनल बाइपिरामिडल आएगा ना, हाफ ऑफ 6 + 4 10/2 5 10/2 5। तो इसमें क्या होंगे? 4 बॉन्ड पेयर, 5 में से 4 माइनस कर दो, 1 लोन पेयर, ठीक है। इसमें इंक्लूडिंग लोन पेयर बोला था, अगर लोन पेयर को काउंट ना करते तो सीसो होती, बाकी सीसो इसमें ऑप्शन भी नहीं था। वैसे अगर होता भी तो भी अपना आंसर डायगोनल बाइपिरामिडल आता, क्योंकि उसने मेंशन कर दिया इंक्लूडिंग लोन पेयर, ठीक है। ये वाला कीजिए बेटा। The correct statement about ICl5 and ICl4 negative is मैम ICl। ICl5 बेटा। अच्छा क्लोरीन है वो, ठीक है मैम। सिर्फ पूरी क्लास में 40 बच्चों में से 10 बच्चे ही बोल रहे हैं बस। आप लोग अब नहीं जागोगे, 12th में जागने वाले हो क्या? मुझे बता देना थोड़ा सा। 11th में तो देखो जागे नहीं तुम लोग, अब तो 11th गई गई, बस कितने दिन रह गए हैं? 15 Feb तक आप लोगों की क्लासेस लगेंगी, ठीक है, तो वो तो गई।
12th में जागने का प्लान है क्या आप लोगों का? जाग जाओ बेटा, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कहाँ पे स्ट्रक्चर, मतलब कहाँ कहाँ कहीं लिखा हुआ है, ऐसे ही पूछ रहे हो? आपको देखो, पहली बात है स्ट्रक्चर नाम से नहीं देगा आपको, ठीक है। स्ट्रक्चर में आपका ज्योमेट्री भी आ जाएगा, शेप भी आ जाएगा, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम किया हुआ है उसने। अगर आप ये देख के पूछ रहे हो आइसो स्ट्रक्चरल, तो दोनों का सेम स्ट्रक्चर दिखना चाहिए। क्या वो सेम ज्योमेट्री वाइज सेम दिख रहा है या शेप वाइज सेम दिख रहा है? ठीक है लक्ष्य, चलिए। क्या आ रहा है फर्स्ट, मतलब उसका आ रहा है फर्स्ट मैम डी। डी, सी सी, सी ओ डी। गौरव बी कह रहे हैं, मतलब सारे आ रहे हैं। ए भी बोल दो, लगे हाथ। ए बड़े मजे लेते हो भाई तुम लोग। 7 + 5 12/2 6 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 में क्या हो जाएगा आपका? 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो ये आपका स्क्वायर पिरामिडल होता है ना, यस ठीक है। ICL 4 में हाफ ऑफ 7 + 4 + 1, इसमें भी वही हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे 6 आएगा, 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो ऐसे में तो स्क्वायर प्लानर होती है, तो इसका डी आंसर इज करेक्ट। सी क्यों आ रहा था तुम्हारा? क्या नाम है? तनिष्का। मैम वो गलत काउंट कर लिया। नहीं, सही करो काउंट। नेक्स्ट वाला कीजिए। मैम ए। अच्छा, वो ऊपर ही तो बता दिया है। नहीं, यस मैम। ठीक है, चलो ये तो फिर वही हो गया सेम। चलिए ये वाला कीजिए। ये वाला कह रही थी मैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मुझे। करिए। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बेटा I3 नेगेटिव भी दे सकता है वो, Br3 नेगेटिव भी दे सकता है, सेम ही क्वेश्चन है। करो। टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 नेगेटिव इज। अब आप लोग हैंड रेज करेंगे, मैं देखूं तो सही कितने बच्चे कर रहे हैं हैंड रेज। और जिसका ऊपर वाला हो गया वो बाकी नीचे वाले भी 2 कर सकता है। करो, हैंड रेज करो बच्चों। तमन्ना आज लेट हो गए बेटा। मैम थोड़ा लेट हो गया सर। अच्छा अच्छा, कोई बात। ओके, 9 स्टूडेंट्स ने हैंड रेज कर लिया, बाकी वेरी गुड। मुस्कान आप बताएंगी? मुस्कान प्रवीण। ए। ओके, तमन्ना आप बताएंगी? यस मैम आई थिंक ए। महक? ए। ए। मैम मेरा सी आ रहा है। ये आएगा ना, इसमें टोटल नंबर। देखो, जिन बच्चों ने ये वाले लेक्चर्स की मेरी क्लास अटेंड की है वो उन्होंने सी बोला होगा, और फीडिंग इंडिया वाले जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं अगर उन्होंने भी लिया तो भी सी बोलना चाहिए था। बाकी जिन्होंने मेरे लेक्चर नहीं देखे हैं या अभी मेरी बात अभी 2 मिनट पहले नहीं सुनी है, वो 3 बोल रहा है। देखो बेटा, I3 नेगेटिव को कैसे लिखोगे तुम लोग? II2 नेगेटिव लिखोगे? यस मैम। बस अब निकाल दो तुम। ये सेंट्रल एटम हो गया, हाफ ऑफ 7 ये मोनोवेलेंट एटम +2 + 1, तो कितना हो गया? 7 10/2 5, ठीक है। तो 5 में से 3 तो बॉन्ड पेयर हो जाएंगे तुम लोगों के एंड 2 हो जाएंगे तुम्हारे लोन पेयर, यस है ना? ठीक है ना? यस देखो, यस मैम। 3 बॉन्ड पेयर नहीं, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर। यस यस मत करा करो भाई, देख तो लिया करो। 2 है ना ये साइड में, साइड एटम, ठीक है। तो अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ, है ना, मुझे स्पेस चाहिएगा। 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे हम? इसको हम अरेंज करेंगे ऐसा, ठीक है। 2 बॉन्ड पेयर
एंड 3 लोन पेयर कहाँ जाएंगे? वैसे तो इसकी ज्योमेट्री तो टीबीपी है, बट इसका शेप हो जाएगा बेटा लीनियर, एंगल हो जाएगा 180 डिग्री, बट हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। आपसे पूछा है बच्चों टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन I3 नेगेटिव, ये नहीं पूछा कि लोन पेयर अराउंड सेंट्रल एटम। अभी बताया ना डिफरेंस है दोनों बातों में। अगर सेंट्रल एटम पे पूछते तो आपका आंसर 3 होता, अब आपको बताना है टोटल। तो 3 तो ये हो गए, 3 इन पे भी तो है, तो कितना हो गया देख लो, 9 नहीं हो गए? 3 3 6 7 8 9, बताओ। यस मैम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। बहुत ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट, अगर किसी ने अपने नोट्स में नहीं लिखा हुआ ना, मैं कहूंगी लिखो इसको, लिखो इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। विच ऑफ द फॉलोइंग, नेक्स्ट वाला कर रही हूँ, मतलब बताना आप लोगों को। विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स इन्वॉल्व चेंज इन बोथ शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन? कौन से केस में हाइब्रिडाइजेशन में भी चेंज आ रहा है एंड शेप में भी चेंज आ रहा है, ये आप लोगों को बताना मुझे। अच्छा, सेकंड में आ रहा है। यस मैम। वेरी गुड। ये sp2 है, लेकिन बाद में ये sp3 हो गया, यानी कि 120 से 109 एंगल हो गया इसका टेट्राहेड्रल का। ठीक है, तो यस बी इज करेक्ट। नेक्स्ट करो, इनकरेक्ट ज्योमेट्री। ध्यान से इसको सर्कल मार्क कर लेना, हाईलाइट कर लो। इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट ज्योमेट्री NF3। यस, बाकी सारे ठीक है, यही इनकरेक्ट है, यानी कि यही करेक्ट। सेकंड क्वेश्चन में ए ऑप्शन एक्सप्लेन कर दीजिए। हाँ बिल्कुल ना, अभी करती हूँ, रुको मैं इसको इरेज कर दूं ना, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा I3 वाला। आइए बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट क्यों है इन क्वेश्चन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू दिस स्लाइड। चलिए देखो जी, वाटर में क्या है अपना, ये है ना, तो वाटर में देखो ना अपना हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, ऑक्सीजन की क्या नाम है, कोमल। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, कितने एच है इसमें? 3 एच है। तो इसमें एक मिनट रुको, मैं वैसे निकालती हूँ, हाफ ऑफ, ठीक है, आपका क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीजन आपका सेंट्रल एटम में तो 6 होगा ना, ऑक्सीजन आपका 16 उसका फैमिली का, 1 + 3 - 1 तो कितना होगा 2, तो 8/2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, एक लोन पेयर भी है इसके पास। ठीक है, यस मैम। तो हाइब्रिडाइजेशन सेम है, बेशक शेप में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन सेम है, जिसकी वजह से आंसर नहीं है। आपसे पूछा दोनों में चेंज होना चाहिए, शेप में भी एंड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, मैम हाइब्रिडेशन लिखते समय लोन पेयर भी इन्वॉल्व करते हैं? हाँ मैं बता देती हूँ। अगर तुम लोगों के पास मान लो, जैसे मुझे इसका स्ट्रक्चर याद था, मैं वैसे बता देती हूँ कि कैसे काउंट करते हैं। देखो बच्चे, अगर तुम्हारे पास किसी का स्ट्रक्चर गिवन है ना, तो उस केस में हाइब्रिडाइजेशन कैसे करते हैं, तुम्हें कुछ नहीं करना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर काउंट करने हैं। ठीक है, जैसे देखो मुझे इसमें करना है वाटर में, तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 के करस्पॉन्डिंग 4 इज हाइब्रिडाइजेशन नंबर, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, sp3 हो जाएगी। ठीक है, और इसमें भी क्या है, 1 2 3 4, तो इसमें भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देख पा रहे हो पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ वो 3 बॉन्ड बना रहा है, इस वजह से। लक्ष्य क्या बताऊं बेटा, मैं शेप की बात नहीं कर रही हूँ, हाइब्रिडाइजेशन तो सेम है। अच्छा एक सेकेंड, यस शेप में डिफरेंस है इसमें बेटा, शेप में। हाइब्रिडाइजेशन तो दोनों की सेम है, sp3 और sp3, शेप नहीं है सेम लेकिन ना। अच्छा लास्ट क्वेश्चन का पूछ रहे हो, पहले ये बताओ ये क्लियर हो गया क्या? सेकंड बता रही हूँ अभी मैं बेटा। ठीक है, फर्स्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि दोनों में हाइब्रिडाइजेशन तो सेम था, बट शेप सेम नहीं है, पहली चीज। दूसरे वाले में शेप भी चेंज हुआ है, प्लैनर से टेट्राहेड्रल हुआ एंड हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज हुआ है। सी ऑप्शन में भी दोनों चेंज होंगे, राइट। sp3 से sp2 हुआ है। इसमें भी प्रॉब्लम है, ये देखो, इसको भी करके देख लेते हैं एक बार लगे हाथ। देखो CH4 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है आप लोगों की,
sp3, राइट? यस मैम। टेट्राहेड्रल होगा एंड sp3 होगा, और इसमें क्या होगा, C2H6 होगा। तो इसमें भी देखो, इसमें क्या है, sp2 sp2, नहीं sp2 कहाँ से, sp3 है। 3, ठीक है। और टेट्राहेड्रल, यानी कि ना इसमें शेप भी चेंज नहीं और हाइब्रिडाइजेशन भी चेंज नहीं, आपको दोनों का बताना है, ठीक है। इसमें सिर्फ शेप चेंज हो रहा था ए वाले में, बट हाइब्रिडाइजेशन सेम था। एंड व्हाट अबाउट डी वाला, डी वाले में क्या है, sp3 दोनों में हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो अपने को कौन सा वाला मार्क करना है, बी वाला, जिसमें दोनों चेंज हो रहा है, शेप भी हाइब्रिडाइजेशन भी। अभी हो गया? यस मैम। ठीक है, इतना सा भी डाउट नहीं रहना चाहिए। ओके, लक्ष्य पूछ रहा है लास्ट क्वेश्चन का, क्या बताऊं इसमें कौन सा बेंट है बेटा? हाँ तो गलत है ना, NF3 की ज्योमेट्री देखना क्या होती है बेटा, इधर आओ। NF3 ये होता है बेटा, अगर ज्योमेट्री भी बोलते तो भी गलत है, टेट्राहेड्रल होती है ज्योमेट्री इसकी, और पिरामिडल इसका शेप होता है, ठीक है। हाफ ऑफ 5 + 3 कर लो, 8/2 4 आ जाएगा, ठीक है। 3 मोन पेयर 1 लोन पेयर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप लोग क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है वो देखेंगे, आप लोग एग्जामिनर को गलत नहीं ठहराओगे पेपर में कि भैया तुमने ज्योमेट्री क्यों लिखा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, ए वाले में तो कुछ ठीक है ही नहीं। मैंने शायद तुम्हें पहले भी बताया था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ज्योमेट्री एंड शेप, नो डाउट, बट अगर एग्जामिनर ही नहीं लिख रहा वो चीज, तो हमें वही मानना पड़ेगा जो वो क्वेश्चन में दे रहा है। बट NF3 वाला तो बिल्कुल ही गलत है ना, उसका तो कुछ ठीक ही नहीं दे रखा है ना, ये चीज, ठीक है। मैम टेस्ट कैंसिल हो गया ऑफलाइन। यस मैम। अच्छा, मुझे नहीं मालूम है क्यों कैंसिल क्यों हुआ। टेस्ट। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, चलते हैं आगे, करते हैं बात। पहले आगे वाले क्वेश्चन करके दिखाओ, ये वाला करो बच्चे, क्वेश्चन करो। अभी कितने क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है भाई, जल्दी करो, फिर मैं गूगल फॉर्म शेयर करती हूँ। नहीं 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 नहीं, सीधा नहीं, एक बार आपको सारे चेक करने थे बेटा, ठीक है। NF3 की तो गलत ही है। टेस्ट मुझे नहीं मालूम क्यों कैंसिल किया है। मैम वो हमारे टेस्ट का फॉर्म भर रही थी ना, मैं तो हम 21 एकदम से दे देते हैं, फिर एकदम से जनवरी कैंसिल लिखा कर था। देते हैं। फॉर्म आया था ना एक की टेस्ट ऑनलाइन में, ऑफलाइन में कौन आ रहा है? यस मैम, उसी में। मुझे लग रहा है उसमें शायद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होंगे या तो। मैम मेरे को लग रहा है कि इन्हें ना इंस्टेंट खुशी देनी होगी बच्चों को, जस्ट टेस्ट से पहले बताएंगे कि खुश हो जाएंगे इंस्टेंटली। चलो ये वाला क्वेश्चन करो तुम लोग। बट इस बार खुशी मैम भी आने वाली थी। अरे क्वेश्चन करो भाई, भागते में लग जाते हो। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल, एक बार अगर नहीं दिख रहा तो मैं इसको इरेज कर देती हूँ। मैम नहीं, सच में इस बार उस बात की खुशी थी कि खुशी मैम भी आ रही है। यस मैम। कोई बात नहीं, फिर आ जाएंगे, ठीक है। चलो ये वाला क्वेश्चन करो अभी, बताओ भाई क्या आ रहा है। फर्स्ट ऑप्शन शायद। फर्स्ट ऑप्शन शायद। बाकी बच्चे मैम जैसे BF3 में लोन पेयर नहीं है तो उसका बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा कम होगा। मैम, क्योंकि उसमें बॉन्ड एंगल में था ना कि लोन पेयर जो होते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं बॉन्ड एंगल के। जितने लोन पेयर होते हैं बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, तो BF3 में तो होता ही नहीं है। ए आएगा बच्चों, ठीक है। I3 नेगेटिव में तो क्या होगा, इधर आओ ना, I3 नेगेटिव में शेप भी तो देखो उसकी लीनियर होती है ना, इधर देखो, तो इसका तो एंगल ही 180 है ना बच्चों। बना के देखो उसको, ऐसा आंखें ऐसे देख के मत करो उसको, बनाओ पहले अपनी नोटबुक में। BF3 का 120 होता है, ठीक है। NH3 का तो होता ही कम है ना, 109 से भी कम होता है, 107। और NH3 और PF3 को कैसे एक्सप्लेन करोगे, अभी बताया मैंने, अभी बताया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। यस, वेरी गुड। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो उसके आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा, क्योंकि वो
ज्यादा अट्रैक्ट करेगा बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो उसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा pf3 से। ठीक है, तो ए इज करेक्ट। मैम एक ये वाला एक्सप्लेन कर दो, बॉन्ड एंगल जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल कैसे लोन पेयर के। देखो ये कब लगाना है, ये कब लगाना है, Yes, ऐसे ma'am. नहीं कहीं भी लगा दो। मुझे पता है तुम लोगों ने इसको देख के दिमाग में कुछ ना कुछ लाया होगा। ये कब लगाना है, जब तुम्हारी सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, ठीक है, प्लस जो उसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, देन आपका बॉन्ड एंगल डिपेंड करेगा नंबर ऑफ लोन पेयर पे। जैसे वाटर और अमोनिया, अमोनिया और वाटर की हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, तो बॉन्ड एंगल वहां क्या डिपेंड कर रहा है आपका, उस पे नंबर ऑफ लोन पेयर पे। यहाँ तो आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन ही चेंज है ना, तो इसको इससे मत रिलेट करके बैठ जाना तुम लोग। ठीक है, अगर सेंट्रल एटम की पहली बात है हाइब्रिडाइजेशन चेंज होनी चाहिए तो लगा दोगे। उसके बाद अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन सेम है तो बॉन्ड एंगल डिपेंड ऑन लोन पेयर। अगर दोनों चीजें सेम है, लोन पेयर भी सेम है एंड हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है ऑफ सेंट्रल एटम, देन बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम। और एक और रूल था, मतलब रूल तो क्या ही था, एक और था बॉन्ड एंगल को पता लगाने के लिए कि जो साइड एटम है, अगर लार्ज साइज है साइड एटम का, तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होता है उसका। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे। यस यस मैम। हाँ बेटा म्यूट योर सेल्फ। गूगल फॉर्म देने को बोल लेते हैं। अच्छा अच्छा, मैं कर रही हूँ, आप लोग ये क्वेश्चन कीजिए, मैं कर रही हूँ। कितना आ रहा है बेटा कैल्शियम कार्बाइड में नंबर एंड टाइप ऑफ बॉन्ड? 1 सिग्मा और 2 पाई। पहले ये बताओ सबका यही आ रहा है क्या? 1 सिग्मा एंड 2 पाई आ रहा है? यस, ये होता है बेटा इसका स्ट्रक्चर, 1 सिग्मा एंड 2 पाई। ठीक है, तो इसका बी करेक्ट होगा। वेरी गुड। हाँ, ये अब स्ट्रक्चर देख लो इसका, ये होता है बेटा कैल्शियम कार्बाइड का। ठीक है, एंड कैल्शियम 2+ इसका काउंटर आयन होता है। ये करो बेटा, 3 क्वेश्चन है। करो। सृष्टि तुम्हारा ड्रैगोज वाला तो सॉर्टेड है, एक तुम्हारा वो रह गया ना, वो डायग्राम ये वाला। यस मैम, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपन करेंगे जब आगे के टॉपिक्स करवाऊंगी। और ये भी पहले वाले में क्या हुआ बच्चे, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑल द गिवन स्पीसीज आर आइसोस्ट्रक्चरल। आपको बताना है, सेम स्ट्रक्चर बताना है। हाँ, आइसोस्ट्रक्चरल मतलब सेम स्ट्रक्चर होना चाहिए, वो ज्योमेट्री वाइज भी सेम हो सकता है या आपका शेप वाइज भी हो सकता है। सेम स्ट्रक्चर बनाओ, बना के देखना पड़ेगा, अगर आपको याद नहीं है तो बना के देखना पड़ेगा। हाँ, जिसका हो जाए वो नेक्स्ट वाले करे। और ये गूगल फॉर्म प्लीज फिल कर दो, एटलीस्ट जो यहाँ पे बच्चे बैठे हैं 30-40 स्टूडेंट्स। हाँ जी, हुआ कुछ? क्या आ रहा है बच्चों, कौन सा वाला है ऑप्शन में? ऑप्शन अभी सोल्व ही कर रहे हो क्या बेटा? ऑप्शन एलिमिनेट करके करो ना, हो जाएगा जल्दी से। बी तो नहीं है बेटा। मैम डी है क्या इसका? हाँ देखो, इधर आओ, इधर आओ, ऑप्शन एलिमिनेट करो, तुम फटाक से करो, आ जाओ इधर। देखो BCl3 प्लेनर होता है, PCl3 पिरामिडल होता है, देखते ही काटा मारो। BF3 प्लेनर होता है, NF3 पिरामिडल होता है, देखते ही काटा मारो। CO2 लीनियर होता है, NO2 में तो ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, और ये ClO2 लीनियर नहीं होता, देखते ही काटा मारो। लिखना चाहते हो तो लिख लो, NO, NO2 और ClO2 ओड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं। NO2 ऐसे कर सकते हो, नो NO2 ClO2,
याद करने के लिए बता रही हूँ। इसमें देखो BF4 नेगेटिव टेट्राहेड्रल, CCl4 टेट्राहेड्रल, NH4 प्लस टेट्राहेड्रल, PCl4 टेट्राहेड्रल। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। सारे तो बनाने बैठ गए हो तो मतलब गलती कर दी। एग्जामिनर जहां आपको फंसाना चाहता था वहीं फंसे हो आप लोग। सारे नहीं बनाने, ऑप्शन एलिमिनेट करना है। और ये तभी कर सकते हो जब आपकी बहुत अच्छी कमांड है इस पे, VSCPR थ्योरी पे। नेक्स्ट वाला करो। कौन सा आइसोस्ट्रक्चरल नहीं है बेटा? कौन सा नहीं है? ए ऑप्शन। मैम ए ऑप्शन। सोच लो। नोट पूछा भाई, नोट आइसोस्ट्रक्चरल। बताओ। मैम इसका सी। सी। और कोई? मैम BR पे लोन पेयर आ रहा है ना इसका। मैम सेकंड ऑप्शन। अभी भी गलत बोल रहे हो, एक सुहानी ही सही बोल रही है बस। आप लोगों को आइसोस्ट्रक्चरल का मतलब क्लियर भी हुआ या नहीं हुआ है? लग नहीं रहा है क्लियर हुआ। इधर आओ, बनाना है एक बार इनको। PCl4 का निकालना, हाइब्रिडाइजेशन निकालना एक बार। PCl4 प्लस में फॉस्फोरस का sp3 आ रहा होगा, एंड SiCl4 का भी। कोई लोन पेयर है क्या इन दोनों में? कोई भी नहीं है, तो टेट्राहेड्रल है इनका। तो ये तो स्ट्रक्चरल है, आइसोस्ट्रक्चरल है, सेम स्ट्रक्चर है। PF5 में देखना TBP है ये तो बेटा। और ये देखो BRF5 क्या है? स्क्वायर पिरामिडल है। अगर पहले तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन ही चेक कर लो। हाइब्रिडाइजेशन ही अलग है तो स्ट्रक्चर तो अलग आएगा ही आएगा इसका। ए क्यों बोल रहे थे तुम लोग, और बी क्यों बोल रहे थे, और डी क्यों बोल रहे थे? ये डी, ये भी दोनों sp3d2 है, ऑक्टाहेड्रल है। ये sp3 टेट्राहेड्रल है, ये दोनों sp2 प्लेनर है। अब ये बताओ गलती क्या कर रहे थे तुम लोग? हाँ जी बोलो तो सही, चुप हो गए अभी तुम लोग। गलती पता चल गई ना, इसलिए चुप हो। यस मैम। हाँ, जल्दबाजी में आंसर मैम कर। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन एक बार बता दो, जैसे BF3 को NH3 में कैसे मतलब उसके अंदर ऐड करना है? बता बी ब्लॉक से जो आपने बताया था इसका बी ऑप्शन होगा। BF3 से वो बॉन्ड बना है। पी ब्लॉक में भी बताया है मैंने, और ये चैप्टर जब कराया था तब भी बताया था। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है इनके बीच। एक बार मैं इरेज कर दूं क्या इसको? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है ना अभी सेकंड वाले क्वेश्चन में? अगर है, अभी भी हो रहा है तो मुझसे पूछ लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आते हैं। बताओ इनमें से आइडेंटिकल शेप कौन सा है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक कौन सा है, आइसोस्ट्रक्चरल कौन सा है। तो गलत नहीं होना चाहिए। इधर देखो BF3 आपका sp2 होता है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है मेरे बच्चों। अमोनिया के पास लोन पेयर है, तो ये क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है इसके साथ। ठीक है, पहले ये sp2 था, पहले sp2 था इनिशियली, बट जैसे ही कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा विद अमोनिया तो sp3 हो जाएगा। क्यों? 1 2 3 4 बॉन्ड हो गए, sp3 हो जाएगा। तो यस, पहले sp2 था फिर sp3। ये आप p ब्लॉक का समझ लो, ये केमिकल बॉन्डिंग का समझ लो। ठीक है, क्लियर है? यस यस मैम। ओके, ये वाला आपका बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है। आप लोग पहले घर से पढ़ के आएंगे, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी इसको। ठीक है, अभी क्योंकि टाइम हो रहा है ना, थोड़ा बताने का ज्यादा है इसमें। ठीक है, बैक बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, पूरा मैं आप लोगों को समझा दूंगी। ठीक है, ये वाला करो तब तक। नेक्स्ट वाला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल और आयन, बोल दो, ऑल द बोन्स आर नॉट इक्वल। और आपको घर से क्या करके आना मैं ये भी बता दूंगी अभी। मैम ए ऑप्शन। सारे बोन्स इक्वल नहीं है। मैम एक्सियल और इक्वेटोरियल देखेंगे ना इसमें। हाँ, तो आपने ए कैसे बोला? देखो, गौतम ने बोला है सी। बताओ, ए सी के अलावा भी कोई ऑप्शन है क्या? अभी भी मैं वेट कर रही हूँ, बाकी बच्चे बोलेंगे। मत बोलो, मैं क्लास ही नहीं छोड़ूंगी आज। तुम लोगों को ही भागना पड़ेगा क्लास से, मैं तो नहीं छोड़ूंगी जब तक मुझे आंसर नहीं देते हो सही। मैम सी ऑप्शन ही आ रहा है। सी ही आएगा, कॉन्फिडेंट तो रहो अपनी बात पे। ठीक है, सिर्फ TBP में होता है बच्चे, ये तो स्क्वायर प्लानर है ना, स्क्वायर में तो सब सारी सेम होंगी ना बच्चों।
SF4 में जो होंगे ऑल बोन्स आर नॉट इक्वल, इसमें एक्सेल और इक्विटोरियल वाला गेम खेलोगे। ये तो टेट्राहेड्रल है, सारा सेम होगा, इसमें भी ये भी टेट्राहेड्रल है। ये वाला क्वेश्चन करो, तीनों करना है, बस लास्ट है ये। द डिक्रीजिंग वैल्यू ऑफ बॉन्ड एंगल फ्रॉम NH3 टू SbH3 बताना है। और नेक्स्ट, बहुत अच्छे क्वेश्चन है तीनों के तीनों, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको फटाक से करो। और आई होप कि गूगल फॉर्म जो है फिल कर दिया होगा 40 के 40 स्टूडेंट्स ने। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तनिष्का के अकॉर्डिंग बी आएगा इसका। तुम लोग बाकी लोग बताओ, सोच लो। तनिष्का तुम बाकी करो, दोनों हो गया है तो ये वाला। तनिष्का का गलत भी हो सकता है, तो अपने दिमाग से चलना कि आप लोग कैसा अप्रोच कर लो क्वेश्चन को। ए बी इज करेक्ट बेटा, अभी बताया था ना। जब आपका कौन से वाला फैक्टर है, वही है जो बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन सेम हो और लोन पेयर सेम हो, देन बॉन्ड एंगल विल डिपेंड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मैम इसमें अगर ड्रैगो कंपाउंड आएगा वो भी हो सकता था। ड्रैगोस कंपाउंड नहीं लिख के देगा वो, जेई मेन और नीट लेवल पे वो इसी से ही क्वेश्चन को सोल्व करवाता है, ठीक है। ड्रैगोस नहीं लिख के देगा वो, क्योंकि कंपैरिजन करना है ना बच्चा आपको, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल स्मॉलेस्ट फर्स्ट, मतलब पहले सबसे छोटा बोल रहे हैं लिखना है। NH2S, हाँ जी, ए ऑप्शन आ रहा है। ए ऑप्शन, ए ही आ रहा है, यस, बहुत ही बढ़िया। प्लेनर है 120, टेट्राहेड्रल है 109, ठीक है। अमोनिया पिरामिडल है 107, और ये वाटर का भाई है, या इसको 90 डिग्री के आसपास होगा, ड्रैगोस कंपाउंड है। नेक्स्ट, द स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरोन एंड ऑक्सीजन इन बोरिक एसिड। ये मैंने क्यों दिया, ये मैंने इसलिए दिया क्योंकि मैं आपको ग्रुप 13 और ग्रुप 14 पढ़ा चुकी हूँ बेटा। बताओ, आ रहा है कुछ याद? यस मैम। हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती थी ना, मैंने बताया था, प्लेनर स्ट्रक्चर होता था। बताओ। मैम सेकंड ऑप्शन। यस मैम, सेकंड sp2 sp3। यस, बोरोन का मैम तो सेकंड। होगा, ऑक्सीजन आपका sp3 होगा। यस, बी इज करेक्ट, ठीक है। तो आई होप मैंने काफी सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों के क्लियर किए हों। अब तुम पहले तो ये सुन लो, करके क्या आना है घर से। तुम लोगों को जब नेक्स्ट क्लास में आओगे, एक तो तुम्हें डायपोल मूवमेंट वाला पढ़ के आना है टॉपिक, ठीक है। MOT पढ़ के आना है, पढ़ के आना, कोई बात नहीं मैं कराऊंगी, लेकिन एक बार रिवाइज करके आना। और आपको करके आना है लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, ठीक है। ये आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में आने से पहले करना है। एक बैग बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट सिर्फ रिवाइज करके आना है, जितना समझ में आए उतना, बस क्वेश्चन मैं करवाऊंगी इसके, ठीक है। और आज का मेन अपना, वैसे तो रिवीजन क्लास था, आज के लिए तुम्हें VSCPR अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से। कहीं कहीं जैसे तुम लोगों को दिख रहा होगा कहीं ना कहीं अटके हो तुम, और जो बच्चे कंटिन्यूसली आंसर दे रहे थे, आई रियली अप्रिशिएट बच्चे, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग, ठीक है। जो हर क्लास में आके बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करते हो, बेशक आप लोगों का आंसर गलत आ रहा है, डजंट मैटर, एटलीस्ट आप लोग ट्राई कर रहे हो। और जब आप लोग गलत आंसर देते हो तो मैं करेक्ट करती हूँ उसको, लेकिन आप लोगों को वो जाके अपने नोट से वो कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करना है, चाहे फिर वो आप नोट से करो और NCERT से। और बेटा केमिकल बॉन्डिंग में ना NCERT करनी है आपको, लाइन बाय लाइन। NCERT से बाहर कोई बुक नहीं करेगा। प्रदीप करनी थी, आपने कर ली इनिशियली, अभी नहीं करना है आपको, सिर्फ NCERT पे देना है, फोकस करना है। NCERT में बहुत कुछ है, अगर इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ोगे तो इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं NCERT में, ठीक है। NCERT VSCPR थ्योरी और जो मैंने फजांस रूल, देखो यही दोनों टॉपिक में ही इतने सारे 25 एक क्वेश्चन हो गए अपने। अभी तो मैंने कुछ आप लोगों को होमवर्क में भी दिए हैं, ये आप लोगों के होमवर्क में, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में जो मैंने अभी टॉपिक बोले हैं रिवाइज करने के लिए, वो मैं कराऊंगी, ठीक है बच्चों। यस मैम। हाँ, तो अगर आपने आज क्वेश्चंस किए होंगे या आपने आज मुझसे सुना होंगी चीजें, तो आपको हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं आप लोग फंसे होंगे,